सरकार नहीं मान रही है तो आप लोग ही क्यों नहीं मान जाते? आप लोग देशभक्त हैं कि नहीं? अगर इस देश का शिक्षक देशभक्त नहीं है तो फिर कौन होगा, ये आसानी से समझ सकते हैं। एनपीएस कोई पेंशन प्लान, सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। एनपीएस से देश पर भार पड़ रहा है, ओल्ड पेंशन से नहीं पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मसार बात और हो ही नहीं सकती। जो देश के लिए जान दे सकता है, हम उसको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। राजनेताओं को पेंशन देने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और कर्मचारियों को पेंशन देने से अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। कौन सा अर्थशास्त्र का ज्ञान है? मैं कहता हूँ जब हम चले थे आंदोलन को तो एक स्टेट में था, आज 5 स्टेट में है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। देश के लाखों परिवारों से जुड़ा एक मुद्दा जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा देता है, बुढ़ापे की लाठी बनता है। वो सालों से एक लड़ाई में फंसा हुआ है, लेकिन अब ये लड़ाई और बड़ी होने जा रही है। न सरकार मानने को तैयार है और न ही आंदोलनकारी झुकने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम की। ओपीएस बनाम एनपीएस को लेकर कर्मचारी संगठन अटवा और सरकार लंबे समय से आमने सामने है। देश के कई लाख लोगों से जुड़े इस मुद्दे में पेंच कहां फंसी हुई है और कहां ये पूरा मामला अटका हुआ है, ये हम जानेंगे कर्मचारी संगठन अटवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी से। लेकिन पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विजय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और मैं सबसे पहले आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल आपसे ये है कि सरकार नहीं मान रही है तो आप लोग ही क्यों नहीं मान जाते हैं? जब देश में सब कुछ न्यू हो रहा है, हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, एक न्यू एज की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और ऐसे में आप लोग पुराने पेंशन की मांग को लेकर अटके हुए हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपका संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद और इंडियन प्रेस हाउस का भी शुक्रिया कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने हमारी बात रखने का मौका दिया। आपने कहा न्यू। आप चाहे नई किसान नीति ले लीजिए, नई पेंशन नीति ले लीजिए, नई आयकर व्यवस्था ले लीजिए, जो भी नई के नाम पर सिर्फ उसमें गड़बड़ झाला है। और अगर न होता तो फिर किसान बिल क्यों वापस हुआ? सरकार तो उसके पक्ष में बहुत सारी चीजें कह रही थी, वापस ली। अभी जीएसटी की अगर 15 अगस्त की बात प्रधानमंत्री के भाषण को अगर हम लोग सुनते हैं तो उसमें उन्होंने संशोधन की बात, सुधार की बात किया। इसका मतलब चीजें खामी हैं, और अगर खामी है तो बार बार उसकी सुधार करने से अच्छा है। जैसे नई पेंशन व्यवस्था की बात, अब उसमें सुधार करते जा रहे हैं। हम कहते पूरे देश का 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी कह रहा है कि हमें सुधार नहीं चाहिए, हमें वो कम वाली, वो बेकार वाली, वो पुरानी वाली दे दीजिए। आपने कहा नहीं देंगे। जैसे कभी कभी सरकार तरफ तथ्य आते हैं कि नहीं में ज्यादा मिलेगा, मैं कहता हूँ हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम वाली दे दीजिए ना। और जब लेने वाला तैयार है कम वाली, तो आपकी क्यों परेशान है देने में ज्यादा? क्योंकि उसमें पूरी तरह से एनपीएस जो व्यवस्था है वो पेंशन प्लान ही नहीं है, वो पेंशन ही नहीं है, वो एक स्कीम है, शेयर मार्केट आधारित है और जिसका सामाजिक सुरक्षा से फिलहाल कोई लेना देना नहीं। यानी ओल्ड इज गोल्ड आपको लग रहा है? यस, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। एक तरफ कर्मचारी कहते हैं कि ओपीएस उनके बुढ़ापे की लाठी थी, निश्चित तौर पे एक सुरक्षा का एहसास मिलता है पेंशन से। वहीं सरकार कहती है कि ओपीएस देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है। तो आप लोग बोझ बढ़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते कि भारत जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बने? आप लोग देशभक्त हैं कि नहीं, ये बताइए पहले। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और अगर इस देश का शिक्षक देशभक्त नहीं है तो फिर कौन होगा, ये आसानी से समझ सकते हैं। 5 ट्रिलियन बात हो रही है, चर्चाएं चल रही हैं। देशभक्त वाली बात मैंने इसलिए कही कि सोशल मीडिया पे मैंने कमेंट्स पढ़ा आप लोगों के उस पे, तो बहुत सारे लोग आप लोगों को बताते हैं जब आप लोग अपनी मांग को लेते हैं तो कि आप लोग गद्दार हैं, देशभक्त नहीं हैं, इसलिए मैंने ये पूछा। बिल्कुल, तो आप ज्यादा बेहतर क्लियर वाजिब सवाल आपने किया। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया जो चीज है वो दिखती है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये बात कहते हैं तो मैं पेंशन ले रहा हूँ, मैं राष्ट्रभक्त नहीं हूँ। इस देश का राजनेता पेंशन लेता है, फिर वो क्या है? बिल्कुल, वो भी तो है। तो पेंशन, और जबकि वो जनसेवक है, जो कर्मचारी आता है, एम्प्लॉय जाता है, शिक्षक आता है, वो तो कहता है कि हम आए इसीलिए वेतन भत्ते के लिए। आप इस संस्थान में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वेतन भत्ते के लिए। अब मालिक क्या करता नहीं करता आपसे मतलब नहीं है। तो मैं कहता हूँ जब जनसेवक अगर पेंशन भत्ता, और अभी चर्चा आ रही है तो अभी 24 घंटे का सदन चला था, रात दिन विजन 47 चला था,
और विजन 47 के बाद निकल के क्या आउटपुट आया, 48% विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के वेतन बढ़ गए। क्या विजन 47 का ये 48% बढ़ाना था क्या? और ये चर्चा लोगों के बीच बहुत ज्यादा है। तो मैं कहता हूं कि और देश का अगर देश ताकतवर होगा तो कैसे होगा? देश का नागरिक कमजोर होगा और देश ताकतवर होगा, ये संभव नहीं है। देश ताकतवर होगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जो लोग मजबूत होंगे देश मजबूत होगा और उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरा एक सवाल और तो आपको उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मैं करता हूं कि राजनेताओं को पेंशन देने से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और कर्मचारियों को पेंशन देने से अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। कौन सा अर्थशास्त्र का ज्ञान है? नहीं, ये तो पेंशन तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अच्छा, आखिर ओपीएस और एनपीएस के बीच में ऐसा क्या है जिसको लेके आप लोगों का विरोध है और एक सहमति नहीं बन पा रही है सरकार और आपके संगठन के बीच में? तो अंतर क्या है दोनों के बीच में, जरा ये आसान भाषा में जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले एक लाइन तो है कि एनपीएस कोई पेंशन प्लान सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ओपीएस सामाजिक व्यवस्था। ओपीएस में क्या क्या था, अगर हम उसको समझ लेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर। ओपीएस किसी भी कर्मचारी को, हमको आपको किसी के पास जाना नहीं होता था, पता था कि हमारा लास्ट वेतन है, लास्ट वेतन का 50% के लमसम हमारा पेंशन बनेगी। ये मतलब एक आम मतलब धारणा है, सब पता है कि उसकी 40,000 अगर मान लीजिए लास्ट वेतन है तो लगभग 18 से 20,000 के आसपास रहेगा। तो वो श्योर रहता था कि चलो हम रिटायर होने के बाद हमारा इतना रहेगा, हम इतने में अपने परिवार को सुरक्षा महसूस करता था। दूसरा एक चीज है कि आप एनपीएस में श्योरिटी नाम कोई चीज नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जब सरकार जिम्मेदारी ली है तो श्योरिटी सरकार देगी। और आप कहते हो श्योरिटी आप जब कंपनियों से मांगे, कंपनियों से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कंपनी हमको खुद कहती है कि आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो बीच में सरकार जो है बिचौलिया का खेल खेल करके हमारे पैसे को कंपनियों को दे करके उसका बेनिफिट कौन ले जा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से पूरा देश उसको जानता अच्छी तरीके से। दूसरा इसमें है जीपीएफ की व्यवस्था थी। मैं आपको बताऊं, बहुत जिम्मेदारी बताऊं, सरकारी कर्मचारी के लाइफ में जब जीपीएफ रहा करता था तो अपनी बेटी का जब ब्याह करने जाता था तो कहता था बेटी तुम चिंता नहीं करना, ये जीपीएफ किस दिन काम आएगा, उस जीपीएफ से तुम्हारे हम हाथ जो है पीले करेंगे। वो निश्चिंत रहता था। जीपीएफ एक बढ़िया बेहतरीन व्यवस्था थी और वो सरकारी कर्मचारी की एक अमूल्य निधि थी। उस जीपीएफ व्यवस्था आपने बंद कर दिया, आपने पेंशन व्यवस्था बंद कर दिया, आपने सिक्योरिटी हमारी बंद कर दी, आपने हमारे पैसे को और शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश का 95%, क्योंकि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और लोअर मिडिल क्लास लोग, 95% देश का जो व्यक्ति है वो शेयर मार्केट में नहीं जाता। 2%, 4%, 5% का होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आज भी वो शेयर मार्केट से दूर रहता है क्योंकि उसके लिए वो समझ की चीज नहीं है। तो आप हमारा पैसा जबरदस्ती लेकर के शेयर मार्केट में डाले। अच्छा, एनपीएस का भी घोटाला भी लगातार शामिल हो रहे हैं, लगातार पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ रखेगा, कौन उसका मैनेजमेंट देखेगा। और अभी मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, लखनऊ बैठा हूँ, लोक भवन जहाँ से पूरी प्रदेश चलती है, वहाँ का एक कर्मचारी हमको मिला, जनसंपर्क दौर में, तो कहा साहब हमारा इतना लाख रुपए पड़ा हुआ है और हमें ये कोई बताने तो यार नहीं कि हमको मिलेगा कहाँ से। 2-2.5 साल से वो लगातार परेशान था। आप सोचिए, जब उस जगह जहां से पूरी शासन व्यवस्था चलती है तो पूरी तरह से एनपीएस व्यवस्था का, चल ये बात है हम कहते थे, आप नहीं मानते थे, लेकिन आप यूपीएस लेके आए, इसका मतलब आपने माना कि एनपीएस खराब थी तभी तो यूपीएस लाया गया। तो यूपीएस लाया गया, इसका मतलब एनपीएस क्लियर है कि नहीं ठीक है, तभी तो आपने संशोधन। और आज भी मैं कह रहा हूं यूपीएस उससे भी गड़बड़ है, तो आप हो सकता है इसको भी मानने में 20 साल लगा दे। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? जिस देश का शिक्षक कर्मचारी सड़कों पे हो, उसका काम निर्माण का है, उसका काम देश की तरक्की और विकास का, शिक्षण कार्य का है, आप उसको सड़कों में क्यों उतार रहे हो? आप एक हमारी बहुत सीधी सिंपल सी है कि आप हमें ओल्ड पेंशन दे दीजिए, उसमें कम हो ज्यादा हो हमें स्वीकार है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओल्ड पेंशन चाहिए। और ओल्ड पेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण आप बता दूं, एनपीएस से देश पर भार पड़ रहा है, ओल्ड पेंशन से नहीं पड़ रहा। ये बात मैं बहुत ही गंभीरता और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उसका पीछे कारण बता दूं, 10% कर्मचारी कटता है, 14% सरकार जमा करती है, 24% पैसा एक कर्मचारी का, और 15 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर एनपीएस के अंतर्गत है। देश में 1 करोड़ के लगभग लोग हैं। आप सोच के 24% पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? आप तो मैं ये दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि अगर सरकार जो 14% देती है एनपीएस के नाम पर, वही 14% को खुद अपना रख ले, उसी 14% में ओपीएस दिया जा सकता है अगर उसकी नीयत हो। तो इसमें कुछ पॉलिटिकल
इंटरफेरेंस भी दिखता है क्या? जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ओपीएस लागू कर दिया गया है, उनमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे पिछली कांग्रेस की सरकारों ने लागू किया था और बाद में चुनाव के बाद वहां बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन बीजेपी की सरकार वहां से ओपीएस को हटाती नहीं है। और कई सारे बीजेपी रूलिंग स्टेट ऐसे हैं जहां पे ओपीएस को लागू ही नहीं किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी के अंदर भी कोई? देखिए, मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति सामाजिक धारणा और सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को समझता है, वो हर व्यक्ति, वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, किसी में हो, वो हर व्यक्ति इस ओपीएस का समर्थक है। राजस्थान में कांग्रेस ने लागू किया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लागू किया, झारखंड में हेमंत सोरेन ने लागू किया, पश्चिम बंगाल में कभी वो ओपीएस बंद ही नहीं हुई। तो आप कल्पना करें, और उसके बाद आप आ गए। अब देखिए, आप कहते हो ना, वन नेशन वन इलेक्शन, राजस्थान में बीजेपी ओपीएस देगी, छत्तीसगढ़ में ओपीएस देगी और उत्तर प्रदेश में एनपीएस देगी। ये कौन सा पैमाना आप रख रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर राजस्थान दे सकता है, छत्तीसगढ़ दे सकता है, झारखंड दे सकता है, पश्चिम बंगाल दे सकता है, हिमाचल दे सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य क्यों नहीं दे सकते? तौर पर कर्नाटक दे सकता है, तेलंगाना में समीक्षा हो रही है। नहीं, वहां पर थोड़े से है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस सरकार ने वहां पर वादा किया, तेलंगाना में उन्होंने वादा किया। हाँ, फिलहाल अभी तक लागू नहीं किया। मैं अपने ओपीएस के पक्ष में, मुझे किसी पार्टी या किसी उससे मतलब नहीं है। हम सरकार से भी, कांग्रेस से भी मांग करते हैं कि तेलंगाना में और कर्नाटका में उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करें। और मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि पूरे देश में ओपीएस लागू करें। तो करीब एक दशक हो गया आप लोगों को अपना ये आंदोलन करते हुए। अब आप लोग को क्या लगता है, ये लड़ाई कहाँ पहुंची है? क्या इसका कोई एक निर्णायक तस्वीर आपको दिख रही है जहां पे लगता हो आपको कि अब सरकार से सहमति बन जाएगी, या कोई एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग की, तब जिससे सरकार को अपने मांग अपनी मनवाई जा सके? तो कहाँ पे अब आपका आंदोलन है, कहाँ इस वक्त? देखिए, अटेवा एनम ओपीएस, उसके जो सहयोगी संगठन है, पूरे देश के अंदर ब्लॉक से लेकर के और स्टेट के 22 स्टेटों के अंदर हमारी यूनिटें हैं, काम कर रही हैं। और उसका नतीजा रहा है कि इस देश का नहीं, पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास का सबसे लंबी रैली, सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में हमने किया। और वो मैं कहा, भारत ने पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन के इतिहास के बड़ी रैली, उसको दुनिया मानी। और उसके बाद लगातार जो भी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ट्विटर, जो भी है, उसके माध्यम से हम सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि क्या आगे क्या उम्मीद है? मैं कहता हूं, जब हम चले थे आंदोलन में तो एक स्टेट में था, आज 5 स्टेट में है। इसका मतलब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कल वो नहीं मानते थे, आज वो माने, आज ये नहीं मान रहे, कल मानेंगे, ये मेरा आश्वस्त है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस देश में 110% पुरानी पेंशन लागू होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका पीछे कारण मैं बता दूं, उसके पीछे लाजी बता दूं। इस देश का सैनिक बल जो देश के लिए मरता है, देश की शान है, और अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ता है। एक ऐसी फौज जो अर्धसैनिक बलों की, जो दोनों जगह लड़ती है, उस अर्धसैनिक बलों को भी आप पुरानी पेंशन नहीं दे सकते। और जब ये तर्क देते हैं कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो इससे ज्यादा शर्मसार बात और हो ही नहीं सकती। जो देश के लिए जान दे सकता है, हम उसको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते। तो मेरी लड़ाई लगातार बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये आंदोलन और व्यापक होगा। और अभी सरकार हमारे आंदोलन को भी कमजोर करने के तमाम तरीके ढूंढे। जैसे एक तरीका आया निजीकरण का, तो निजीकरण सरकार कर रही, तो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, सरकारी क्षेत्रों में वैकेंसियां दी नहीं जा रही, आ रही है तो भर्ती नहीं हो रही है, फिर पेपर लीक हो रहा है, फिर परिणाम नहीं आ रहा है। इस तमाम सारी आप चीजें खुद आप मीडिया के हैं तो अच्छे तरीके जानते हैं। तो उससे क्या होगा, सरकारी कर्मचारी संख्या कम होगी। आउटसोर्सिंग संविदा जैसा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये नौजवानों के साथ शोषण है, ये देश का अभिशाप है। तो अभी आप क्या प्रारूप देख रहे हैं आंदोलन की? अब अगली रूपरेखा क्या है? हमारी अगली रूपरेखा है कि जैसे अभी हमने 1 अगस्त को पूरे देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे एनपीएस यूपीएस निजीकरण रोष मार्च निकाला 1 अगस्त। अभी आज हम 16 अगस्त बैठे 1 अगस्त को, और वो इतना ऐतिहासिक रहा कि सारे विभागों गुटों की सीमाओं को तोड़कर लोग खड़े हुए। एक संकेत हमने दिया, सरकार को चिराया। अब हमारा अगला जो पड़ाव है, अभी आपके लिए एक बड़ी बात बताऊं, हम सबका शिक्षक दिवस 5 सितंबर एक सम्मान का दिवस होता है, हमारे लिए गर्व की बात होती है। उस दिन पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी उपवास पर रहने जा रहा है। पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी ओपीएस के लिए उपवास,
ये राष्ट्रीय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ओपीएस के लिए उपवास। अब ये अगर सरकार संवेदनशील हो तो समझे कि ये देश का हमारा निर्माता शिक्षक क्यों अपने मतलब जिस दिन उसका गर्व का दिन है, जिस दिन उसके सम्मान का दिन है, वो उपवास जरा कोई बड़ा कारण होगा। ओपीएस के लिए उपवास 5 सितंबर को। सरकार की तरफ से कभी कोई आया हो, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, सरकार पर कई स्तरों पर बातचीत हुई। जब हम दिल्ली की बड़ी रैलियां किए तब भी हुई, उत्तर प्रदेश सरकार से भी हुई। क्योंकि पिछले 1 दशक से लगभग आंदोलन चला रहे हैं, तो तमाम लेवल पर हुई। और यहाँ तक कि जब हम तो दिल्ली गए तो पीएमओ हाउस में पहली बार किसी संगठन को रैली के दिन पीएमओ बुलाया गया। हम सब वहाँ पीएमओ में गए वार्ता, अपनी बात सिंपल से कहे, मैं आपको एक वाकया वहाँ बताऊंगा। पीएमओ में वार्ता तो कोई पीएम करते नहीं, आप भी जानते हैं, कोई सेक्रेटरी किसी सचिव लेवल करेंगे। मैं गया, सचिव साहब से कहा सर ये मामला है। उन्होंने कहा यार तो मामला तो बहुत ही अच्छा है और हम भी उसमें नहीं आ रहे हैं, आंदोलन आपका बहुत सही है, लेकिन मैं शेर बैठा हूँ तो शेर बैठ के वही बात कहूंगा जो सरकार कह रही है, लेकिन आपका आंदोलन अच्छा है, आंदोलन ये जीतेगा। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि जो सिस्टम है सरकार, उस सिस्टम में बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं ठीक है और आप लड़ो। तो उस दिन थोड़ा सा हम सबका उत्साह बढ़ा और उन्होंने अपनी कोशिश हम करके हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार तक बात पहुंच रही है, ऐसा नहीं जरूर पहुंच रही, लेकिन सरकार की हठधर्मिता शायद वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रही। बाकी सरकार को एक नए दिन इस बात को समझना पड़ेगा। और अभी हमारे 5 सितंबर के बाद फिर हम लोग एक सोशल मीडिया बड़ा कैंपेन 1 अक्टूबर को गांधी जी पूर्व संध्या पर करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा एक पूर्व संध्या पर 2 अक्टूबर के, उसके बाद फिर हम लोग 25 नवंबर को एक बार फिर पूरी ताकत के साथ दिल्ली की तरफ रुख करने जा रहे हैं। और हम लोग दिल्ली चढ़ाई करेंगे, ओपीएस बहाली की मांग करेंगे, निजीकरण की समाप्ति की बात करेंगे, रोजगार जो रिक्त पद पड़े हुए उसको आप शामिल करिए, उसको आप भरिए। और एक वाकया बता दूं, पूरे देश में एमपी एमएलए की सीट एक भी खाली नहीं रहती और लाखों सरकारी पद, हजारों लाखों पद सालों साल खाली रहते हैं। ये तमाम इशूज हैं और हम सब उसको लेकर के 25 नवंबर को दिल्ली चलो का अभियान हम लोग जारी कर दिया है। हमारा एजेंडा जारी हो गया, उस पर हमारी कार्रवाई शुरू हो गई और देश भर में उत्साह है इस बात को लेकर के कि हम अपने हकों के लिए निकलेंगे। और हम जब 1 अक्टूबर 23 गए थे तो मजबूत सरकार थी, हम जब 25 नवंबर को जाएंगे तो मजबूत सरकार, 2 बैसाखियों पर खड़ी हुई सरकार दिखेगी। चलिए, इंडियन प्रेस हाउस की उम्मीद है कि इस मामले का एक हल निकले और जरूर निकले। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 5 अगस्त और 1 अक्टूबर, इसके बाद 25 नवंबर, ये एक बड़ी तारीख होगी। ये तीनों तारीख बड़ी होंगी जिसमें अटवा अपने कर्मचारियों के लिए और देश के तमाम जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके पेंशन के लिए ये अपनी मांग उठाएंगे। अब सरकार का इस पे क्या रुख रहता है ये देखना होगा। इसके लिए निश्चित तौर पर हमें इंतजार करना ही होगा। तो फिलहाल के लिए अभी आप हमें अनुमति दीजिए और इंडियन प्रेस हाउस आप देखते रहिए।